अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ पीथियम। ठीक है, तो ये हम फंजाई की एक सीरीज स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम तमाम वो डिजीज़ को स्टडी करेंगे, वो उन पैथोजेंस को स्टडी करेंगे, फंजाई वाले पैथोजेंस, तो जो डिजीज़ काज करते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है ना, तो ये एक साइकिल्स की एक पूरी सीरीज़ यहाँ पे चलेगी। तो आज हम फर्स्ट जो है वो पैथोजन पढ़ रहे हैं जिसको हम पीथियम कहते हैं, ये जो डिजीज़ काज करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो इसकी हम अकरेंस की बात करेंगे, डिजीज़ की बात करेंगे, कौन कौन सी काज करता है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और फिर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज़ में आपको कवर करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीथियम की। पीथियम क्या है? ये है ओमाइकोटा इसको कहते हैं, या फिर इसको वाटर मोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, ओमाइकोटा और वाटर मोल्ड। तो अगर हम पीथियम की बात करें कि पीथियम की स्पीशीज़ कितनी पाई जाती हैं पूरी दुनिया में, तो वर्ल्ड वाइड पीथियम की 127 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाएंगी, ये पैरासाइट होंगी सॉइल के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हमने अकरेंस की बात करी। अब हम बात करें कि डिजीज़ कौन कौन सी ये काज करते हैं। तो डिजीज़ के अंदर आता है इन्फेक्शन, कहाँ पे? पपाया में, जो एक फ्रूट होता है। ठीक है, उसके बाद तंबाकू के अंदर सीडलिंग स्टेज पे, मतलब कि सीडलिंग स्टेज वो जब सीड से नेक्स्ट जो है वो बनते हैं, सीड से जो मर्ज होते हैं, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, वो तमाम स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फिर उसके बाद है ये रूट डिजीज़ भी काज करता है, ये डैम्प डिजीज़ भी काज करता है। कब कब काज करता है? ये काज करता है सीडलिंग स्टेज में या प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ, मतलब कि जब सीडलिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बन जाती है उस टाइम पे ये प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ की डिजीज़ भी काज करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो जो पीथियम है वो क्या होते हैं? ये ब्रांच्ड होते हैं, मतलब जो ये आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर से मुख्तलिफ ब्रांचेस जो होती हैं वो इमर्ज हो रही हैं। ठीक है, उसके अलावा ये एसेप्टेड होते हैं, मतलब इनके अंदर नो सेप्टा, इनके अंदर किसी भी किस्म की क्रॉस वाल्स नहीं पाई जाती हैं। एक इसी तरह न्यूक्लियस जो है वो जो इनका होगा साइटोसोल होगा या सेल सैप होगा, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होंगे वो इसी तरह ही बिखरे हुए होंगे। ठीक है, इनके अंदर कोई भी सेप्टा नहीं होंगे, कोई भी क्रॉस वाल्स नहीं होगी, इसीलिए इनको हम कहेंगे कि ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में न्यूक्लियस पाई जाती है और कोई भी जो है वो क्रॉस वाल नहीं पाई जाती। तो हमें पता है कि एसेप्टेट हाइफी को कॉनोसिटिक हाइफी कहा जाता है, तो ये कॉनोसिटिक होते हैं। उसके अलावा ये इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट है। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है कि सेल के अंदर पाए जाते हैं ये वाले पैरासाइट, और इनके अंदर हिस्टोरिया भी नहीं पाया जाता। हिस्टोरिया इज एब्सेंट इन देम। तो इसका मतलब ये है कि हिस्टोरिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर ना जो पेनिट्रेट कर जाता है किसी भी, देखें अब सेल के बाहर, तो आप सेल की या किसी प्लांट की सरफेस के ऊपर कोई स्ट्रक्चर है वो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाए और वहाँ से जो है वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर ले। तो हमें पता है कि जो पीथियम है इसने डायरेक्टली सेल के अंदर चले जाना है। अब एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है। अब पीथियम जो है वो यहाँ पे पाया जाएगा, मतलब सेल के अंदर ये एंडोपैरासाइट है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर पाया जाना वाला पैरासाइट है। अब इसको क्या जरूरत की है? हिस्टोरिया डेवलप करे। हिस्टोरिया का काम ये है कि सेल के बाहर से, ऑर्गेनिज्म सेल के बाहर है ये, ठीक है, इसने अपना हिस्टोरिया जो है ना, ये मैंने जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर ना, ये हिस्टोरिया होती है, इसने पेनिट्रेट कर जाना है सेल के अंदर, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्ब करनी है। अब जब सेल के अंदर ही वो पाया जा रहा है तो हिस्टोरिया की क्या ज़रूरत है? जब पेनिट्रेशन ही की नहीं ज़रूरत है तो इसीलिए इसके अंदर हिस्टोरिया भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पीथियम। तो पीथियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये एक सोमैटिक हाइफी है। सोमैटिक हाइफी का मतलब क्या है कि एक बॉडी की ही किसी भी पार्ट का स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है ना, अब रिप्रोडक्टिव जो होते हैं उनकी तो एक अलग इकसाम होती है, लेकिन सोमैटिक क्या है कि बॉडी का कोई भी हिस्सा है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है इसीलिए इसके अंदर सेक्सुअल कोई भी केस नहीं है। तो बॉडी का कोई भी हिस्सा हो सकता है, कोई भी सोमैटिक स्ट्रक्चर हो सकता है। जिस तरह हमारे अंदर सोमैटिक सेल्स होते हैं नॉर्मल सेल, इस तरह इनके अंदर सोमैटिक हाइफी है, नॉर्मल हाइफी। ठीक है ना, तो सोमैटिक हाइफी ना एक आउट ग्रोथ बना देगा, एज यू कैन सी हियर, यहाँ से यहाँ तक एक आउट ग्रोथ बना दिया है सोमैटिक हाइफी ने, जिसने लेटर जो होना है वो क्या करना है, उसने लेटर स्पॉन्जियोफोर के अंदर कन्वर्ट होना है। मतलब एक आउट ग्रोथ ये बनी, ये स्पॉन्जियोफोर एक स्टाक सी बन रही है, वो आउट ग्रोथ ऊपर की तरफ चले गई है ये। ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आउट ग्रोथ ने, जिस तरह अब ये था ना एक स्ट्रक्चर, पहले आउट ग्रोथ बनी, उसके बाद उस आउट ग्रोथ ने ऊपर की तरफ सीधा होना शुरू कर दिया। ठीक है,
ऐसे करके, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, सोमैटिक हाइफी के ऊपर एक जो होगा वो एक उभार सा आ जाएगा, एक हम कहेंगे कि वो एक आउटग्रोथ सी आ जाएगी। उस आउटग्रोथ ने ऊपर की तरफ जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में उसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। और स्पोरेंजियोफोर बन गया, और जो ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ था उसको हम कहेंगे वो स्पोरेंजियम है। तो प्रोटोप्लाज्म जो होगा ना, वो प्रोटोप्लाज्म सारा जो होगा इसका हाइफी का, उसने इसके अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाना है इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। तो ये स्पोरेंजियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्पोरेंजियम है इसने चेंज होना शुरू कर देना है किसके अंदर, जू स्पोरेंजियम के अंदर। कब, जब न्यूक्लियस जो यहाँ पे डॉट्स लगाए हुए हैं ना, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के गिर्द जो होगा वो साइटोप्लाज्म आना शुरू हो रहेगा। जब ये साइटोप्लाज्म होगा और उसका जो होगा वो फ्लैजला निकलने शुरू हो रहेंगे। तो जब ये जू स्पोर्स जिसको हम कहते हैं, जब इस स्पोरेंजियम के अंदर जू स्पोर्स बनने शुरू हो जाने हैं तो इसको हम कहेंगे ये स्पोरेंजियम क्या है, ये है जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम। और जो ये स्पोरेंजियोफोर है ये क्या है, ये है जू स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, जू स्पोरेंजियोफोर। पहले क्या हुआ, पहले सोमैटिक हाइफी के ऊपर एक आउटग्रोथ बनी, आउटग्रोथ को हमने कह दिया कि वो उसके बाद आउटग्रोथ ने ऊपर वर्टिकल एक स्टाक के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसकी जो टिप है वो थोड़ी सी बबल टाइप थी। तो जो स्टाक था उसको कह दिया गया कि वो स्पोरेंजियोफोर है, जो बबल टाइप स्ट्रक्चर था उसके अंदर उसको हमने कह दिया वो स्पोरेंजियम है। इस स्पोरेंजिया के अंदर जो थे वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आ जाएंगे फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता जू स्पोरेंजियम बनाने जू स्पोर बनाने शुरू कर दिए। जू स्पोर इस तरह न्यूक्लियस के गिर्द जो होगा वो साइटोप्लाज्म ने एक्यूमुलेट इस तरह करना शुरू कर देना है। और जब इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है तो हम इसको स्पोरेंजियम को हम कहेंगे कि ये अब क्या है, ये है जू स्पोरेंजियम, और ये क्या है, ये जू स्पोरेंजियोफोर है, ठीक है। अब इस जू स्पोरेंजियम के अंदर जो जू स्पोर्स हैं, ठीक है ना, वो स्पोर्स जिनके न्यूक्लियस के साथ दो फ्लैजला लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो जब वो जू स्पोर्स बन गए हैं, इसको हम कहेंगे कि अब ये कंप्लीट जू स्पोरेंजियम है और ये जू स्पोरेंजियोफोर है जो स्टॉक है, ठीक है। फिर उसके बाद है जू स्पोर्स हैं। अब हमें पता है उनके पास फ्लैजला है, जू स्पोर्स के पास जो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये फ्लैजला होता है, इस तरह एक फ्लैजला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और यहाँ पे दो फ्लैजला निकले होते हैं। अब ये मोटाइल चीज़ें हैं, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ना ये प्रेशर डेवलप करना शुरू कर देना है बीक के ऊपर, समझ लें आप, इन्होंने लाइट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, ऊपर की तरफ से उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने ये टर्मिनल पोर्शन पे प्रेशर डेवलप करना है ना, तो ये एक बीक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जू स्पोरेंजियम के अंदर, एक बीक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब प्रेशर जो है वो मजीद बढ़ रहा है, ठीक है, एक जगह पे प्रेशर लग रहा है, तो एट द एंड क्या होगा कि जू स्पोरेंजियम जो होगा ना, ये वाला जिसके ऊपर प्रेशर डेवलप कर रहे थे और उसका जू स्पोरेंजियम का बीक लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, ये जू स्पोरेंजियम जो होगा ये क्या करेगा, ये बस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो जू स्पोर्स जो होंगे वो यहाँ से जो ये स्ट्रक्चर है जू स्पोर्स का, ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अब ये बाहर की तरफ आना शुरू हो गया है जू स्पोर्स का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं ये था, ये बस्ट कर गया है, ये जू स्पोर्स बाहर की तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे कि ये तो मैंने रेड मार्कर से बनाया है, ये जू स्पोर्स हैं, ठीक है। ये बाईफ्लैजिलेटेड मतलब कि इनके पास दो फ्लैजला हैं, बाईफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स आएंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में दो फ्लैजला इनके निकले हुए हैं, ठीक है। अब बाईफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स ने आगे क्या करना है, ये इन्होंने जर्मिनेट करना है। जर्मिनेट करने के बाद इन्होंने क्या करना है कि जर्मिनेशन इनकी हो रही है, जर्मिनेशन के बाद इन्होंने जम ट्यूब डेवलप करनी है। जम ट्यूब डेवलप करके ये देखेंगे इन्होंने यहाँ से ये बायोफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स ने जर्मिनेशन स्टार्ट की, जर्मिनेशन के बाद इन्होंने डेवलप की जम ट्यूब, और जम ट्यूब जो होगी वो फिर दोबारा क्या बना देगी, ये सोमैटिक हाइफी के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी तो नहीं फ्यूजन हुई किसी भी सेल्स की, किसी की भी न्यूक्लियस की, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यही है कि बॉडी का एक पार्ट है, उसने एज इट इज़ जो है वो ज़्यादा पार्ट बना दिए हैं बॉडी के, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये तो नहीं कोई चीज़ हुई है कि कहाँ पे कोई सेल्स फ्यूज हुए हैं या कोई ऐसा केस है जिस तरह के हमारे पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पीथियम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पीथियम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पीथियम के अंदर होती है वो कौन सी होती है, वो होती है ओगैमस टाइप की, ठीक है,
ओगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन पाई जाएगी पीथियम के केस के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि तमाम जो सेल्स होते हैं वो हप्लॉइड होते हैं एक्सेप्ट जाइगोट, जिसको हम ओस्पोर कहते हैं, वो होता है डिप्लॉइड होता है वो, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो सोमैटिक हाइफी होती है, ये वाले सोमैटिक हाइफी, ठीक है ना, ये सोमैटिक हाइफी है। सोमैटिक हाइफी ने क्या करना है, इसने लेटरल साइड से, ये आप साइड्स देख रहे हैं, इसकी लेटरल साइड्स हैं, ठीक है, इन्होंने लेटरल साइड से उभार पैदा करना है, एक उभार जिसको हम कहते हैं एक आउट ग्रोथ उसने बनानी है लेटरल साइड के ऊपर, ठीक है। तो उसने क्या करना है, दो तरफ से ये आउट ग्रोथ बनाएगी, एक छोटी आउट ग्रोथ होगी, एक होगी बड़ी आउट ग्रोथ, ठीक है। तो ये हमें पता है कि जो सोमैटिक हाइफी होता है ना, केस ऑफ पीथियम, ये क्या होता है, ये होता है होमोथैलिक, मतलब कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे ये थैलस के ऊपर ही लगेंगे। तो लेटरल साइड्स के ऊपर दो उभार बनेंगे, एक छोटा उभार एक बड़ा उभार, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अब डेवलपमेंट होनी है, इन उभार ने आगे डेवलप करना है ओगोनियम के अंदर और इंथ्रीडियम के अंदर, ठीक है। तो ओगोनियम और इंथ्रीडियम के अंदर इस उभार ने आगे जाना है, तो इंथ्रीडिया जो है वो बनेगा और ओगोनिया बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इंथ्रीडियम होता है ना, अगर हम इसकी बात करें, इंथ्रीडियम क्या है, ये एक क्लब शेप स्ट्रक्चर है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। तो इंथ्रीडियम की फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि हाइफी की जो टिप होती है ना, ये वाली टिप जो होगी, ये वाली यहाँ से, ये इंथ्रीडियन इनिशियल के तौर पे यूज़ होगी, मतलब कि यहाँ पे पता है पहले ही डिसाइड हो चुका है कि इस टिप से ना जो है वो आगे सेक्स ऑर्गन जो होगा वो बनेगा। तो यहाँ पे सेल्स पाए जाएंगे, इंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स पाए जाएंगे जो आगे इंथ्रीडिया बनाएंगे। तो ये फिर जो हमें पता है कि पहले से ही हाइफी के साथ ये डिसाइड हो चुका है, ठीक है ना, कि ये इंथ्रीडियल इनिशियल बनाएगा, तो ये इंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स यहाँ पे पाए जाएंगे। तो ये टिप जो होगी ना, फिर पहले से डिसाइड है, तो ये स्वोलन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और साइटोप्लाज्म इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से टिप सॉल्व हो गई, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पे इंथ्रीडियल इनिशियल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टिप जो थी वो उसने उभार पैदा किया, इन सेल्स ने आगे डिवाइड किया, इंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स ने, तो साइटोप्लाज्म इसके अंदर जाना शुरू हो गया, यहाँ से हर कहीं से यहाँ पे साइटोप्लाज्म ने भरना शुरू हो गया, और ये पोर्शन जो था ना वो स्वेल होना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या ये पोर्शन को सेपरेट कर दिया गया बाकी सारे पोर्शन से। देखो पहले एक उभार पैदा हुआ, उसके अंदर सारी चीज़ें जाना शुरू हो गई, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वगैरह, तो एक मखसूस अमाउंट तक इसमें पहुँच गई। तो इसको फिर इस पोर्शन को सेपरेट कर दिया गया, किसके जरिए, इस पोर्शन को सेपरेट कर दिया गया बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए सेप्टा, एक सेप्टा की फॉर्मेशन के जरिए। ये देखो यहाँ पे बन जाएगा फिर सेप्टा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि इसकी सेपरेशन के बाद फिर यंग इंथ्रीडिया जो होती है ना, उसने कहा कि जब स्टार्टिंग स्टेज होती है ना इंथ्रीडिया बनने की, यहाँ पे तो यंग जो स्टेज होगी ना वो होगी मल्टी न्यूक्लिएट, क्योंकि सारे न्यूक्लियस अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है इंथ्रीडिया की। तो यंग इंथ्रीडिया आर मल्टी न्यूक्लिएट, लेकिन जब ये मेच्योरिटी को जाते हैं इस तरह, तो तमाम जो होते हैं वो न्यूक्लियस एक्सेप्ट वन न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस थे, ये इसकी है यंगर स्टेज इंथ्रीडिया की, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा ये जो होगी वो इसके अंदर जितने भी फालतू न्यूक्लियस थे वो डिसइंटीग्रेट कर दिए, सिर्फ एक न्यूक्लियस रह गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ओनली वन न्यूक्लियस लेफ्ट हेयर। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये मेल न्यूक्लियस के तौर पर फंक्शन करेगा, जो एक न्यूक्लियस रह जाएगा मेल न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे अब ओगोनियम की डेवलपमेंट की। तो ओगोनियम क्या है, ये एक स्फीरिकल स्ट्रक्चर है, एक स्फीरिकल स्ट्रक्चर है। वो एक इंथ्रीडिया था क्लब शेप स्ट्रक्चर, ओगोनिया एक स्फीरिकल शेप स्ट्रक्चर जो कि टिप के ऊपर वही बात लेटरल साइड के हाइफी की टिप की लेटरल साइड के ऊपर की डेवलप कर जाता है। तो टिप ऑफ दी हाइफी जो होती है वही बात कि यहाँ पे पहले था, यहाँ पे ये बनाना, वहाँ पे जो है एक्ट कर रहे थे जो सेल्स से मौजूद इंथ्रीडियल इनिशियल्स के तौर पर, लेकिन जो ओगोनिया के सेल है वो किसके तौर पर एक्ट कर रहे हैं, ओगोनियल इनिशियल के तौर पर। पहले से ही डिसाइड है भाई, यहाँ पे ये जो जमीन है ना ये ओगोनिया की है, उसने आके यहाँ पे कब्जा करना है, उसने ही यहाँ पे बनना है, यहाँ से बनना है, ठीक है। तो कब्जा क्या करना है, वो यहाँ से ही बनेगा, ठीक है ना। तो जो वाल होगी ना ओगोनिया की, ये भी फिर सेपरेट हो जाएगी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट, यहाँ से वाल्स को सेपरेट कर दिया जाएगा थ्रू सेप्टा फॉर्मेशन, ठीक है। तो हर ओगोनियम जो मैच्योर ओगोनियम होगा ना, ये ग्लोबोस जो होगा शेप्ड होगा, और इसके अंदर ओस्फियर पाया जाएगा। व्हाट इज प्रेजेंट इन इट, ये जो गोल सा रेड कलर का स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ इसको कहेंगे ओ स्फीयर, ठीक है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा।
इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो इसको कहेंगे हम, ये क्या है, ये है ओस्फियर। तो ये क्या, ये है ओस्फियर। जो एग होता है ना उसको हम ओस्फियर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या कहेंगे कि जो ये ओस्फियर होगा ना, इसके पास सीवरल लेयर जो होंगी उससे ये ओस्फियर जो होगा वो सराउंड होगा मुख्तलिफ लेयर के साथ। तो उसके बाद साइटोप्लाज्म की मुख्तलिफ लेयर के साथ इस ओस्फियर जो होगा, ये जो ओस्फियर होगा ना साइटोप्लाज्म की लेयर के साथ जो होगा वो कवर होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, वो है पेरीप्लाज्म, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ना रफ हो जाता है, तो प्लीज़ इसको ना साथ साथ लिख लिया करें या अच्छे तरीके से समझ लिया करें, ताकि फिर आपको एंड पे मुश्किल ना हो, स्किप ना किया करें। और अगर आपको समझ लग रहा है टॉपिक की तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें इससे। तो उसके बाद हम बात करेंगे इनकी फर्टिलाइजेशन की, ठीक है ना। अब ओगोनियम भी बन गया, एंथ्रीडियम भी बन गया, ओगोनियम एंड एंथ्रीडियम। तो इसकी हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह होती है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा कि जो एंथ्रीडिया होगा ना वो पीसीस डेड। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो इंथ्रीडिया होगा ना ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फर्टिलाइज्ड ट्यूब। फर्टिलाइज्ड ट्यूब बनाएगा इंथ्रीडिया। और इसने क्या करना है, जो ओगोनियम है इसकी स्किन जो होगी, मतलब ऊपर वाली लेयर की बात कर रही हूँ मैं, इसको पीट्स कर देना है, इसके अंदर सुराख कर देना है, ठीक है ना। इस फर्टिलाइज्ड ट्यूब ने जो कि इंथ्रीडिया बनाएगा। और क्या करना है, और मेन न्यूक्लियस इंथ्रीडियम से जो मेन न्यूक्लियस होगा वो फर्टिलाइज्ड ट्यूब के जरिए इस ओगोनियम के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे और जाइगोट बन जाएगा, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। न्यूक्लियाई फ्यूज करके जाइगोट बन गया। इस जाइगोट को हम ओ स्पोर कहते हैं, जाइगोट, ठीक है। पता है कि किस तरह जाइगोट बना, यहाँ से न्यूक्लियस इधर गई है फर्टिलाइज ट्यूब के जरिए, और यहाँ पे जाके ओगोनियम के अंदर जाके इन्होंने फ्यूज कर दिया है, ओ स्पोर बन गया और जो जाइगोट बन जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, अब ये ओ स्पोर जो जाइगोट है ये अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल सी क्रिएट कर लेगा, जिसको हम क्या कहेंगे कि वो अब है ओस्पोर। तो ओ जर्मिनेशन किस तरह होगी इस ओस्पोर की, ओस्पोर जर्मिनेट एक पीरियड ऑफ रेस्ट के बाद जो होगा वो ओस्पोर जर्मिनेट करेगा। ये या तो माइसीलियम डायरेक्टली प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, माइसीलियम प्रोड्यूस कर देगा, या फिर प्रोड्यूस करेगा एक शॉर्ट हाइफी, एक शॉर्ट हाइफी ये प्रोड्यूस करेगा जो कि एंड अप कर देगा स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। तो इधर हम बात करते हैं कि अगर तो जो होगा वो यहाँ पे हाई टेम्परेचर जो होगा उसने क्या करना है, फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ द माइसीलियम। हाई टेम्परेचर अगर होगा तो ओस्पोर क्या बना देगा, माइसीलियम, ठीक है। हायर टेम्परेचर में माइसीलियम बन जाएगा। और अगर लो टेम्परेचर होगा फिर क्या बनेगा, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर, लो टेम्परेचर जू स्पोर बना देगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब जू स्पोर किस तरह बनते हैं आप इधर देख सकते हैं, जो ये ओ स्पोर है उसने फ्लैजला डेवलप कर ली हैं, 2 और बायोफ्लैजेलेटेड जू स्पोर्स बन गए हैं, ठीक है। अब जू स्पोर्स जो होंगे वो आगे कन्वर्ट चेंज हो जाएंगे, ये सारे ही जो जू स्पोर्स हैं वो आगे किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, जर्म ट्यूब के अंदर चेंज हो जाएंगे। जर्म ट्यूब फिर आगे हाइफी बना देगी और हाइफी से आगे स्ट्रक्चर चलता रहेगा, ठीक है। तो लेकिन रिडक्शन डिवीजन जो होती है ना वो कब होती है, वो होती है बिफोर जर्मिनेशन ऑफ द ओस्पोर। ओस्पोर की जर्मिनेशन से पहले जो होती है टेक प्लेस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द रिडक्शन डिवीजन कब होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ ओस्पोर। ओस्पोर ने जब आगे जर्मिनेट करना है ना तो यहाँ पे होगी फिर मियोसिस। रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द ओस्पोर। और यहाँ पे मियोसिस नहीं होगी, यहाँ पे होगी माइटोसिस, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है। और यहाँ पे जर्मिनेशन मियोसिस सिर्फ एक दफ़ा होगी, वो ओस्पोर की जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद होगी, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि ये सारा स्ट्रक्चर है ये हप्लॉइड है एक्सेप्ट ओस्पोर जाइगोट, जाइगोट के अलावा बाकी सब कुछ यहाँ पे हप्लॉइड है, ठीक है। तो